नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। जिस तरीके से हम ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़कर उसका एक सेट पेपर लगा चुके हैं, उसी से आगे बढ़ के अगला टॉपिक है, अगला एक पूरा चैप्टर है वृत्त का। ठीक है, अब उस वृत्त का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें क्या क्या चीजें हैं, वो आज हम यहाँ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृत्त वृत्त का मतलब क्या हो गया कि वृत्त बना कैसे है। ठीक है, वृत्त का मतलब होता क्या है कि एक ऐसा समतल, एक समतल का एक ऐसा बिंदु जहां से समान लंबाई का कोई एक बिंदु उसके चारों तरफ चला जाए तो वो जो आकृति बनी है वो वृत्त कहलाती है। तो समतल का जो एक बिंदु जहां से चला है व्यक्ति अपने कितनी थोड़ी दूरी पर, दूसरा जो बिंदु है वहां तक की जो दूरी है वो उसकी कहलाती है त्रिज्या। इस तरीके से ये जो त्रिज्या है ये चारों तरफ इसको घूम के 360 डिग्री वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है। इस तरीके की बनी आकृति वृत्त कहलाती है। ठीक है, जो समतल का बिंदु था जहां वो शुरुआत कर रहा था वहां वो कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, केंद्र। ठीक है, सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और जहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो दूसरा जो बिंदु कहलाता है, वहां से लेके वो पूरा घूमकर वापस उसी जगह पहुंचता है, वो उसकी कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है वो? परिधि कहलाती है। ठीक, अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम क्रम वाइज उनको पढ़ेंगे। तो सबसे शुरुआत हुई है इस वृत्त की, वो है क्या? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस का जो आर है इसको हम स्मॉल आर या जरूरत पड़ने पर कैपिटल आर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां आर का मान क्या होगा? ठीक है, तो वहां आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। वो क्या होगा कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब त्रिज्या के साथ त्रिज्या को यदि दोनों छोर से जोड़ दें कि ऐसे दो वृत्त पर बने बिंदु जो केंद्र से होकर गुजर रहा हो उसे कहते हैं व्यास। उसे कहते हैं व्यास। व्यास की ये परिभाषा हो गई कि वृत्त पर ऐसे दो बिंदुओं को जोड़े और वो केंद्र से होता हुआ जाए, उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, इसको डायामीटर इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसमें यदि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम r मानते हैं और केंद्र से जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इस तरफ है, तो ये भी कितनी है? r। यदि r और r को जोड़ दें तो वो कितना बन जाएगा? 2r। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास का संबंध यदि त्रिज्या से हो तो वो कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अब व्यास की बात हो गई, एक और बात आती है। ठीक है, यदि वृत्त पर कोई दो बिंदु बिना केंद्र से होकर गुजरे, मान लो इसको हम P और Q नाम दें, तो जो P और Q है वो कहलाएगा वृत्त की जीवा। क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा। अब जो P और Q डिस्टेंस की है इसको बोलेंगे जीवा। एक प्रश्न इससे उठता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां होगी? जब ये जीवा खसक के यहां सेंटर से होकर गुजर जाए तो वो कहलाएगी सबसे बड़ी जीवा। तो जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या है? व्यास है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी।
ठीक है, तो ये तो हो गई त्रिज्या, व्यास और जीवा का आपस में संबंध। अब हम और इसके आगे बढ़ते हैं और भी इनकी जानकारियां लेते हैं कि इनमें और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें समझना जरूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो केवल एक वर्ड में यदि हमें पता है तो हम उनके ऑप्शन देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई त्रिज्या, केंद्र, परिधि। ठीक है, अब हम चलेंगे चाप की तरफ। ठीक है, ये चाप क्या होता है? चाप को आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, चाप को आर्क भी बोलते हैं। अब ये चाप क्या है? चाप क्या है? किसी वृत्त में कोई ऐसे दो बिंदु, ठीक है, किसी वृत्त में कोई ऐसे दो बिंदु को जोड़ दें या दो बिंदु से होकर जाने वाली कोई एक रेखा खंड से बने निर्मित दो प्रकार के चाप होते हैं। तो इसमें जो जीवा है, जीवा से जो ये हिस्सा घिर रहा है छोटा वाला, इसमें एक और बात है कि जो जीवा है वो अर्धव्यास से कम वाली जीवा होना चाहिए। ठीक है, अर्धव्यास से कम वाली जीवा, इसको नाम देता हूं मैं ए और बी। तो ए और बी का जो छोटा वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं हम लघु चाप, उसे बोलते हैं हम लघु चाप, क्योंकि वो कैसा है? छोटा है। तो लघु है का मतलब क्या हो गया? वो छोटा है। और चाप का मतलब क्या हो गया? कि उससे निर्मित बना जो चाप है वृत्त पर वो चाप कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं लघु चाप। तो लघु का मतलब क्या हो गया? माइनर आर्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? माइनर आर्क। अब उसके बाद जो बड़ा चाप बच रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाएगा। वो कहलाएगा दीर्घ चाप। उसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, उसे बोलते हैं हम मेजर आर्क। अब MAJOR, ठीक है, मेजर आर्क। तो जो बड़ा वाला आर्क दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका दीर्घ चाप। तो चाप के दो प्रकार हैं, एक है लघु चाप और एक दीर्घ चाप। प्रश्न बनता है कि चाप वृत्त में किस चीज से निर्मित होता है? तो चाप वृत्त में जीवा के माध्यम से निर्मित होता है। प्रश्न ऑप्शन में पूछा जाएगा कि चाप को निर्मित करने में सहयोग किसका है? तो किसका सहयोग है? जीवा का। ठीक है, तो ये हो गया क्या? चाप। तो चाप की कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं आगे क्या क्या है। अगला पॉइंट है त्रिज्या खंड। त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा हिस्सा जो दो त्रिज्याओं से मिला हुआ क्षेत्र कहीं वृत्त में बने। जैसे माने त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। ठीक है, त्रिज्य खंड को क्या बोलते हैं? सेक्टर। कि ऐसा क्षेत्र जो वृत्त की दो जीवाओं से निर्मित हो। मान लो कि ये दो जीवाएं हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ ए और ओ बी। तो जो ओ ए और ओ बी से जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र ओ ए ओ बी से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कहलाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्र है उसको ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है प्रश्न में, यदि इनकी त्रिज्या आर आर है, क्या है? आर आर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है प्रश्न में। क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत आसान सा सूत्र है कि थीटा डिग्री, मतलब कि इनके बीच, दोनों त्रिज्याओं के बीच कितने डिग्री का कोण है, और वो कोण कुल मिला के कितना है, 360 डिग्री का हमारा वृत्त है। तो यहां पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, तो जब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो यहां लगा दो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उसे बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये जो कोण बना हुआ है इसको थीटा नाप देते हैं, है ना। तो थीटा की वैल्यू 60, 30 वो प्रश्न देगा कि थीटा कुछ एक अमाउंट में हो, है ना, वृत्त की त्रिज्या कुछ एक अमाउंट में हो, तो आप बताओ कि उससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्यखंड। अब नेक्स्ट आता है छेदक रेखा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसकी छेदक रेखा। छेदक रेखा, तो छेदक रेखा को बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट लाइन। तो किसी वृत्त के प्रतिच्छेद करने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, वो इस तरीके से छेद करती हुई निकल जाए, प्रतिच्छेद करती हुई जाए, तो उसको बोलते हैं वृत्त की छेदक रेखा। तो इसका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो उसके लिए आंसर होगा कितने बिंदुओं पर कर सकती है, केवल 2 बिंदुओं पर। ठीक है, अब इसी के साथ एक होती है स्पर्श रेखा। क्या होती है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को एक पॉइंट पर स्पर्श करे। ठीक है, ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करे। मान लो ये AB रेखा कोई पॉइंट P पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी, AB, जो किस पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, P पॉइंट पर, P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, वो कहलाती है इसकी स्पर्श रेखा। अब इससे एक प्रश्न बनता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा अधिकतम कितने बिंदु पर मिल सकती है। तो आपको समझ में आया होगा, जब हमने रेखा की शुरुआत करी थी उसमें पहले एक पॉइंट पड़ा था बिंदु। तो जो बिंदु है वो क्या है, एक वृत्त है। बिंदु जो है वो एक वृत्त है, ना तो उसकी कोई त्रिज्या होती है ना उसका व्यास होता, लेकिन वो एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या ना कोई व्यास। ठीक है, तो उनसे जुड़ी हुई लाइनें बनती है ना, उनसे जुड़ के बहुत सारे बिंदु आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या बना लेते हैं, लाइन। उसी तरह इस वृत्त पर भी बहुत छोटे छोटे आपस में मिले हुए बिंदु हैं। तो जो स्पर्श रेखा है वो एक अकेले से बिंदु को स्पर्श कर रही होती है जहां से वो छूकर निकल रही है, तो वो बिंदु हम क्या ले रहे हैं, P है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकतम ऐसे कितने बिंदु हैं जिससे स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, तो उसका उत्तर क्या होगा, अधिकतम 1। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि स्पर्श हो, तो वो अधिकतम क्या होगी, एक बिंदु से खींची जाने वाली जो वृत्त की परिधि पर है और उसको स्पर्श कर रही है, तो वो कहलाएगा केवल और केवल एक बिंदु। ठीक है, अब इसी में और आगे बढ़ते हैं हम कि यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि एक केंद्र से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो वृत्त के एक केंद्र को यदि हम त्रिज्या मान ले छोटी है, तो इसमें हम एक वृत्त, फिर थोड़ी सी त्रिज्या बढ़ा लें, फिर दूसरी, फिर त्रिज्या बढ़ाते जाएं। इस तरीके से त्रिज्या यदि बढ़ती जाएगी तो त्रिज्या तो कितनी भी बढ़ सकती है, अनंत टाइम तक। तो एक केंद्र से अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो एक केंद्र से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं,
बहुत सारे, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न का जवाब क्या होगा? अनंत। तो यदि मान लो एक केंद्र से 2 प्रकार के वृत्त बन जाए, 3 प्रकार के वृत्त बन जाए, तो उनको बोलते हैं हम समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, उस प्रकार के वृत्तों को बोलते हैं हम समकेंद्रीय वृत्त। तो ये है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि सर्कल से रिलेटेड थे, जो आज हमने यहां समझे। ठीक है, अब जब हम इनका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है जिसमें हम उनकी छोटे छोटे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे कि वो और क्या हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर इसका एक सेट पेपर लगाएंगे जिसमें इनसे जुड़े हुए सवालों को उसमें पूछेंगे, है ना। पहले हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। ठीक है।